Good morning, class 11th. Welcome back. Students, from today onwards, we are going to start with our annual course. So, our next chapter is chapter number 16, depreciation. So, let's start reading this chapter, students. In every business, there are certain assets of fixed nature that are needed for the conduct of business operations. Some examples of such assets are building, plant and machinery, motor vehicles, furniture, office equipments, etc. These assets have a definite span of life, after the expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operations. Fall in the value and utility of such assets due to their constant use and expiry of time is termed as depreciation. In other words, the process of allocation of the cost of a fixed assets over its useful life is known as depreciation. So, students, in the meaning of depreciation, what is depreciation? Let's first discuss this. डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में फिक्स एसेट्स हैं, है ना, फिक्स एसेट्स जो भी हैं उनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू किसी भी वजह से जब कम होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ये याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा फिक्स एसेट्स में ही होता है. जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे जो है फिक्स एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज करने लगती है. सिर्फ हमारे पास में एक ऐसा एसेट्स होता है इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करती है, इंक्रीज करती है. वो एसेट होता है हमारा लैंड, है ना. अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड की वैल्यू जो है टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज नहीं होगी, डिमिनिश नहीं होगी. लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है. अगर आज की डेट में आपने लैंड खरीदी है जो है 5 लाख रुपीस की, तो अगर हम एक साल बाद की बात करें तो हम ये मानेंगे कि ये इस लैंड की कीमत जो होगी, इस लैंड की जो कॉस्ट होगी वो 5 लाख से ज़्यादा ही होगी, है ना. तो लैंड एक ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसकी जो है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है बल्कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. बाकी जितने भी जो है हमारे पास में फिक्स एसेट्स होंगे उन सब की वैल्यू आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 6 महीने हो, 1 महीना हो, उनकी वैल्यू डिक्रीज जरूर होगी. अब उनके डिक्रीज होने की कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है. इसका कई सारे रीजंस होते हैं, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं कुछ जो है लोगों की. तो हम लोगों ने नोट्स में मैंने आप लोगों को 2 डेफिनेशन दी हैं. यू कैन लर्न एनी 1 डेफिनेशन अमंग देम. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. ये भी हमने आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो होती है वो डिक्लाइन करने लगती है. डिक्लाइन मतलब कम होने लगती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. एक्सेप्ट लैंड, कोई भी एसेट होगा, लैंड भी हमारा फिक्स एसेट है लेकिन लैंड जो है ये इसका एक्सेप्शनल केस है कि लैंड की वैल्यू डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज ही होगी, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट, सच फॉल इज ऑफ अ परमानेंट नेचर. Once the value of assets is reduced due to the depreciation, it cannot be restored to its original cost. मतलब जो depreciation होता है वो permanent नेचर का होता है. अगर एक बार आपकी वैल्यू जो भी फिक्स एसेट्स की है वो डिक्रीज कर गई तो वो फिर से आप ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. मतलब मान लीजिए कि अगर आपका 1 लाख रुपए का कोई फिक्स एसेट है तो उसकी अगर 10% वैल्यू डिक्रीज हुई है ना. देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, 1 लाख रुपए हमने लिया तो 1 लाख रुपए पे अगर आपकी वो वैल्यू 10% डिक्रीज हुई है तो इसमें डेप्रिसिएशन कितने का है? 10,000 का. तो मतलब आज की डेट में उस एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 90,000. तो ये अगर 90,000 है तो अब ये 90,000 ही रहेगी, ठीक है. वापस से आप इसको 1 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो आपके सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है कि जो भी फॉल होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, उसको हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट,
Depreciation is gradual and continuing process because the value of the assets will decline either by their constant use or obsolescence due to expiry of time। तो बेटा ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है ना, आज जो है आपकी जो टेक्नोलॉजी थी, आपने जो भी मशीन लगाई वो आउटडेटेड हो गई, तो वो जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा डेप्रिसिएशन हमारा लगता है और हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू होती है वो भी डिक्लाइन करती है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, क्योंकि आज जो ट्रेडिशन आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, कल आने वाले टाइम में वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द असेट नॉट द मार्केट वैल्यू। मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि जो आपकी बुक वैल्यू होगी सिर्फ वही डिक्रीज करेगी डेप्रिसिएशन के केस में, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज करेगी। जैसे अगर हमने कहा कि ये जो अगर आप कहें मशीन, ठीक है, तो मशीन अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ की थी, तो अब इसकी मार्केट वैल्यू तो 1 लाख रुपीज़ है, आपकी जो बुक वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 90,000 से। अब अगर आज आप कल की डेट में जाते हैं इस मशीन को खरीदने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये 90 की मिलेगी, आपको ये 1 लाख की मिलेगी। अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो अगर आपका मोबाइल है तो वो अगर आप जो है 20,000 का खरीद रहे हैं, तो अगर आप वो 20 का खरीद रहे हैं तो अब वो 20 का मार्केट में नहीं बिकेगा, है ना, वो 18,000 का बिक सकता है, वो 15,000 का बिक सकता है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू मार्केट में भी 18,000 15,000 हो जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू वही 20,000 रहेगी। लेकिन आपके पास में क्योंकि वो यूज़ हो रहा है, उसकी वैल्यू जो इसका यूज़ है वो तो आप कर रहे हैं ना, इस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, the term depreciation is used only in respect of tangible fixed assets. The term is not used for wasting assets such as mines, oil wells, etc. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा। ठीक है, मतलब जो भी हमारे ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम लोगों ने टाइप ऑफ एसेट्स में इसको डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम, तो उन्हीं पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं या जो वेस्टिंग एसेट्स हैं, कोई भी फर्दर और एसेट्स होते हैं, आपको उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना होगा। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। मतलब ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है और इसमें हमारे कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है, मतलब कैश हमारे पास से जा नहीं रहा होता है। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब होता है जब कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। So these all are special features or characteristics of depreciation. Now let's start with causes of depreciation. What are the main causes of depreciation? First one is your by constant use. Due to the constant use of fixed assets in business operations, wear and tear arise in them, which results in the reduction ऑफ देयर वैल्यूज। मतलब जब आप कोई भी चीज़ है आप उसको यूज़ करते जाते हैं, तो किसी भी वजह से उसका जो यूज़ है उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट होती है। जैसे हम एक फ़ोन की बात कर रहे थे, तो फ़ोन के केस में अगर हम कहें तो आप उसको जो है कॉन्स्टेंट आप उसको यूज़ कर रहे हैं ना, दिन भर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कॉन्स्टेंट यूज़ की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन। Now, the next point is by expiry of time. The value of majority of assets decreases with the passage of time, even if they are not being put to use in the business. Natural forces such as rain, winds, weather, etc. contribute to the deterioration of their values. मतलब आप भले ही उसको कुछ यूज नहीं कर रहे हैं उस असेट्स को, लेकिन तब भी एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप जो है एक टाइम के बाद में उस असेट की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है, तो ये भी इसका एक कॉज है। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, देयर आर सर्टेन एसेट्स विच हैव अ डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज। लीज क्या होता है? जैसे अगर हम कहें कि हमने कोई एक जो है जगह ली, एक लैंड लिया है जिसको हमने एक टाइम पीरियड के लिए लिया है। ठीक है, जैसे आपने एक लैंड लिया ये मान करके कि आप उस लैंड पर 1 साल के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो वो उसकी एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ लीज हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर 20 ईयर्स, तो देखिए यहाँ पर जो है एक 5 लाख का जो है लैंड है जिसको आपने लीज पर लिया है 20 साल के लिए। इट विल लूज 1
20th, that is 25,000 of its value each year whether utilized or not. तो उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी भले ही वो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो दैट एट द एंड ऑफ 20th इट्स वैल्यू इज रिड्यूस टू 0. Is that clear? By obsolescence. Obsolescence quite often due to the new invention and improved technology, the old assets will become obsolete and may have to be discarded even if they can be put to use physically. तो जब भी जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं या इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज आती हैं उनकी वजह से जो ओल्ड एसेट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि ऑब्सोलेंस की वजह से खराब हुए. तो इसमें भी, इस केस में भी जो उनकी वैल्यू होगी वो डेप्रिशिएट होगी. इज दैट क्लियर? बाय एक्सीडेंट. एक्सीडेंट का मतलब है जैसे कि आपके पास में कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई, ऐसी कोई भी आपके पास में नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसकी वजह से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं बाय एक्सीडेंट. तो समटाइम्स अ मशीन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, और अ व्हीकल में बी डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट. ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके जो एक कोई मशीन थी या कोई भी चीज़ असेट थी जो फायर, अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है या डैमेज हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि बाय एक्सीडेंट. ओके, फिर है बाय डिप्लीशन. डिप्लीशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ओल वेल्स एक्सेट्रा ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट वर्किंग. मतलब अगर हम जैसे हम कहें कि हमारे वेस्टिंग एसेट्स होते हैं ना, कि माइंस हो गया, ऑयल वेल्स हो गया, तो कॉन्स्टेंट वर्किंग हम इनको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते जा रहे हैं. अब आप अगर हम कहें कि हम मशीन में ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको हम कॉन्स्टेंटली उसको हम करते ही जा रहे हैं, तो उसमें भी जो हमारी जो वैल्यू होगी वो भी डिप्लीशिएट होगी, डिप्लीट होगी. ठीक है. Next, by permanent fall in the market price. Though the fluctuations in the market value of fixed assets are not recorded because such assets are not meant for resale, but for use in the business, sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation, such as permanent fall in the value of investment. तो मतलब इस केस में अगर हम कहें कि हमारी मार्केट वैल्यू में उस एसेट की जो है परमानेंट फॉल हो रहा है, मतलब कोई भी एसेट है जो मार्केट में उसकी वैल्यू गिरती ही जा रही है, तो यहाँ पर उसका एग्जैक्टली तो कोई जो है डिक्रीज नहीं हो रहा है एसेट का, लेकिन फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि उसका परमानेंट फॉल हो रहा है तो वहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी एसेट है, अब उसकी मार्केट में वैल्यू गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन में है वो भी उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा ही होगा. ठीक है, तो अगर कोई भी एसेट है जिसकी मार्केट में वैल्यू अगर परमानेंटली फॉल हो रही है तो उसमें भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही करेंगे. ये भी एक कॉज होता है हमारे डेप्रिसिएशन का. Students, today we have completed the meaning of depreciation, definition, features and causes. So go through this bio notes. I think you all have understood very well. Thank you, students.